हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एलसीआर सर्किट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एलसीआर सर्किट। इसमें हम लोग इंपेडेंस एंड फेज एंगल इन एलसीआर सीरीज एलसीआर सर्किट निकालेंगे। ठीक है, व्हाट इज इंपेडेंस वो आगे बोलूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं एल, सी और आर तीनों को मिला के एक सर्किट बना रहे हैं। एल, सी एंड आर तीनों को मिला के क्या कर रहे हैं हम लोग, एक सर्किट बना रहे हैं जो कि एक एसी जनरेटर से कनेक्टेड है। एसी से कनेक्टेड है, जिसका पोटेंशियल V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओके, V मान लेता हूं, चलो सिर्फ V मान लेता हूं, सिंपल V। अब अगर बात करें रेसिस्टर में, ये L हो गया, ये C और ये R। अगर हम लोग बात करें रेसिस्टर की, रेसिस्टर में पोटेंशियल और करंट का सेम डायरेक्शन होता था, राइट? दे बोथ वर इन सेम फेज। अच्छा, मान लेता हूं चलो सब में ये करंट की डायरेक्शन है। क्या है सब में? ये डायरेक्शन किसके? करंट के। अच्छा, इसमें क्यों नीचे ड्रॉ किया हूं बताता हूं अभी। ठीक है, तो अब पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या होगी? रेसिस्टर में दोनों सेम फेज में होते थे। रेसिस्टर में दोनों क्या होते थे? सेम फेज में, V। ओके, ओह सॉरी, इसमें उल्टा करना था मुझे। रेसिस्टर में दोनों क्या है? सेम फेज में है। बट कैपेसिटर की अगर बात करूं तो करंट आगे है पोटेंशियल से π/2 डिग्री, राइट? π/2 रेडियन आगे है, तो ये हो जाएगा हमारा करंट, ये पोटेंशियल हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल होगा। और करंट जो है लीड करेगा बाय वोल्टेज। ओके, अब इसमें देखिए तो करंट विल लैग द वोल्टेज, करंट विल लैग द वोल्टेज। ओके, तो अब अगर इसकी बात करूं तो ये पोटेंशियल होगा VL और ये होगा VC और ये होगा VR। अब इन तीनों को अगर देखें एक डायग्रामेटिक, एक ग्राफिकल व्यू में, तो कुछ ऐसा होगा ग्राफिंग का। तो कुछ ऐसा होगा। मान लेते हैं ये करंट I है। अब अगर VR को इस डायरेक्शन में ड्रॉ करूं, ये हो जाएगा हमारा क्या? VR। अब VL कहां होगा? VL होगा ऊपर, क्योंकि करंट से 90 डिग्री आगे है, तो ये हो जाएगा हमारा VL। और VC होगा नीचे, 90 डिग्री पीछे। ओके, अब इफ मैं कह रहा हूं इफ VL इज ग्रेटर देन VC। अगर VL VC से बड़ा हुआ तो क्या होगा? VL VC से अगर बड़ा होगा तो VL माइनस VC एक वेक्टर आएगा इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा हमारा VL माइनस VC। ठीक है, तो दोनों का नेट सम VL माइनस VC और VR का नेट सम जो है वो सेंटर में आएगा, दैट इज नथिंग बट V। ये टोटल जो है VL माइनस VC और VR का नेट वेक्टर हो जाएगा, जो कि मान लेते हैं यहां से फाई एंगल आगे। ठीक है, तो हम लोग 3 पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं। ये पॉइंट को मैं बोल लेता हूं A, ये पॉइंट को बोल लेता हूं B और ये पॉइंट को बोल लेता हूं C, ऐसे। ठीक है, ये एक्चुअली इधर ही आएगा, परफेक्ट, ऐसे। ठीक है, A, B एंड C। अब हमारे पास एक ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं देखूं राइट एंगल ट्रायंगल से फ्रॉम ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC से पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। व्हाट इज AC? AC इज V और AB इज VR एंड BC इज VL माइनस VC। चलो देखते हैं, AC क्या था? V था, AC was V स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या था? AB was VR स्क्वायर प्लस व्हाट वाज BC? BC was VL माइनस VC द होल स्क्वायर। सही है, ओके। अब V को क्या लिख सकता हूं? V को मैं लिख सकता हूं I इंटू Z। व्हाट इज Z? Z इज नथिंग बट इंपेडेंस। इंपेडेंस क्या है? द टोटल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR सर्किट। LCR सर्किट की वजह से कितना टोटल रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंपेडेंस कहते हैं। Z इज इक्वल टू VR इज I इंटू R रेसिस्टेंस का, प्लस व्हाट इज VL? VL will be I into zeta L minus what is VC? I into zeta C the whole square। ठीक है, ओके। तो ये IZ is equal to IR, सॉरी ये I square Z square, राइट? ऐसे लिख लेता हूँ, चलो IZ the whole square into IR the whole square। तो यहाँ से I square Z square, I square R square प्लस इसमें से I square कॉमन ले सकता हूँ बाहर, तो अंदर क्या आ जाएगा? zeta L minus zeta C the whole square। सही है, ओके। तो I square कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? Z square will be equal to R square plus zeta L minus zeta C the whole square।
So therefore Z will be equal to root of R square plus zeta L minus zeta C the whole square. तो ये फॉर्मूला होगा किसका, इम्पिडेंस का. किसका फॉर्मूला हो जाएगा ये, इम्पिडेंस. ठीक है. व्हाट इज इम्पिडेंस, रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR, सीरीज LCR सर्किट की वजह से कितना टोटल रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इम्पीडेंस. ठीक है. अब यहाँ पे जीटा L माइनस जीटा C भी हो सकता है, या तो जीटा C माइनस जीटा L भी हो सकता है, डिपेंडिंग की कौन सा बड़ा है. अगर VL विल बी ग्रेटर देन VC तो यहाँ पे आएगा जीटा L माइनस जीटा C. अगर VC ग्रेटर देन VL होगा तो जीटा C माइनस जीटा L आएगा. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट अगर बात करूं मैं इस एंगल की, तो पहले हम लोगों ने इंपीडेंस निकाल लिया, अब बात करते हैं फेज एंगल की, कितना ये एंगल होगा फाई. तो यहां से अगर देखूं तो tan phi will be equal to opposite by adjacent, right? Opposite was this one, VL minus VC divided by adjacent is VR. ये हो जाएगा VL minus VC by VR. So tan phi will be equal to what is VL? VL minus VC दोनों में I कॉमन आ जाएगा, अंदर zeta L minus zeta C again divided by I into R. तो यहाँ भी I से I चला जाएगा, तो therefore tan phi का एक फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, zeta L minus zeta C divided by R. ये हो जाएगा हमारा फेज एंगल का फॉर्मूला. ठीक है. तो ये हो गया हमारा इंपीडेंस और ये हो गया हमारा फेज एंगल जो हमें सीरीज LCR सर्किट में मिलता है. इंपीडेंस क्या था, इंपीडेंस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सीरीज LCR सर्किट. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक रेजोनेंस की. व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस इज नथिंग बट एक ऐसा कंडीशन जहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस एज वेल एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल. क्या बोलो, ऐसा ऐसा पॉइंट जहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, बराबर होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस. ठीक है. तो व्हाट वाज जीटा L? जीटा L क्या है, जीटा L इज नथिंग बट जीटा L का फॉर्मूला था क्या, ओमेगा L, या तो इसको ओमेगा को 2 पाई f लिख सकता हूं मैं, 2 पाई f. ठीक है. सिमिलरली जीटा C का फॉर्मूला है 1 by ओमेगा C, या तो 1 by 2 पाई fc. ठीक है. अब अगर दोनों का ग्राफ ड्रॉ करूं मैं, दोनों का ग्राफ, किसका, जीटा L एंड जीटा C का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, तो जीटा L का ग्राफ कैसा आएगा, जीटा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो ये आएगा स्ट्राइट लाइन. किसका ग्राफ है ये है जीटा L का. अब अगर मैं बात करूं जीटा C की, जीटा C का ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये आएगा हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ. किसका है ये, जीटा C का. अब एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे दोनों बराबर है, इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट पे दोनों क्या है, बराबर है, यानी जीटा L इज इक्वल टू जीटा C इस पॉइंट पे. तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको हम लोग कहते हैं F0. व्हाट इज F0? F0 इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. अब अगर डेफिनेशन पूछें कि व्हाट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी एट विच जीटा L यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड वेयर द करंट इज मैक्सिमम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट भी मैक्सिमम होगा. क्यों? क्योंकि लिख देता हूं मैं, एट रेजोनेंस I इज मैक्सिमम. क्यों? क्योंकि I का फॉर्मूला होता है I RMS, राइट? I RMS will be equal to V RMS by total resistance. Total resistance is what? Z. अब देखो, if मैं बात करूं जीटा L इज इक्वल टू जीटा C. अब देखो इस फॉर्मूले में अगर देखूं मैं, जीटा L और जीटा C बराबर होगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, राइट? जीरो आ जाएगा. तो Z विल बी इक्वल टू R, स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद Z इज इक्वल टू R आ जाएगा. मतलब R प्लस समथिंग वाज देयर. पहले क्या था, R प्लस सम ऑफ द अदर थिंग. अब क्या हुआ, वो जो ऐड हो रही थी थिंग वो चली गई. ठीक है. ऐड हो रही थी जो फिजिकल क्वांटिटी या कोई नंबर ऐड हो रहा था वो चला गया, बचा क्या है R. तो मतलब Z विल बी मिनिमम. अब मिनिमम होने की वजह से अगर Z मिनिमम हुआ, इफ Z इज मिनिमम देन I विल बी मैक्सिमम, राइट? तो यहां से I क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम. इफ Z इज इक्वल टू R हो जाएगा. तो I मैक्सिमम कैसे होगा, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करूं मैं करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो उसका ग्राफ कुछ यूं होगा, जहां पे मैक्सिमम करंट होगा दैट विल बी आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे क्या होगा हमारा, I मैक्सिमम हो जाएगा. ठीक है. एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करंट विल बी मैक्सिमम एंड Z विल बी मिनिमम. वो आगे पढ़ेंगे कंडीशंस के बारे में. तो यहाँ इतना जानना है कि रेजोनेंस पे क्या होगा, एक ऐसा कंडीशन जहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल, तो वो पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस पॉइंट. और उस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लोग कहेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. एंड एट रेजोनेंस करंट विल बी मैक्सिमम एज Z विल बी
मिनिमम दैट इज इक्वल टू आर। तो अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के हम लोग फॉर्मूला देखते हैं कि क्या होगा, कि एक्सप्रेशन क्या होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की। अगर मैं बात करूं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, तो देखो अट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जीटा एल इज इक्वल टू जीटा सी। व्हाट इज जीटा एल? जीटा एल इज ओमेगा एल, राइट। ओमेगा नॉट बोल लेता हूं क्योंकि एफ नॉट लिख रहा था मैं, ओमेगा नॉट एल, ये 1 बाई ओमेगा नॉट सी। तो ओमेगा इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी। तो ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू 1 बाई रूट ऑफ एल सी, राइट। ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट ऑफ एल सी हो जाएगा। ओमेगा नॉट को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 पाई एफ नॉट इज इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी। सो यहां से एफ नॉट की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1 बाई 2 पाई रूट एल सी। ये हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अट रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस क्या था, अब तक हम लोगों ने देखा कि रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस इज नथिंग बट द पॉइंट वेयर इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और उस पॉइंट पे अगर फ्रीक्वेंसी हम लोग देखें तो फ्रीक्वेंसी विल बी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू होगी 1 बाई 2 पाई रूट ऑफ एल सी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं एक नोट पॉइंट की। नोट पॉइंट क्या है, द एक्सटेंट टू विच रेजोनेंट टेक्स प्लेस, मतलब कितनी हद तक रेजोनेंट जाएगा, रेजोनेंट जहां पे रेजोनेंट अकर होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और क्वालिटी फैक्टर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर। मतलब जितना ज्यादा रेजोनेंस को अचीव करने के लिए टाइम लगेगा उसको उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, क्वालिटी होगी। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है Q विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट एल डिवाइड बाय आर। या तो ओमेगा नॉट की वैल्यू रखेंगे हम लोग 1 बाई 2 पाई वाली, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 1 बाई आर रूट एल बाई सी। तो यहाँ से हम लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है कि क्वालिटी फैक्टर या तो शार्पनेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें पावर फैक्टर की, ठीक है, कि वो जो सर्किट है कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो पावर फैक्टर की अगर बात करें तो वो हो जाएगा cos phi इज इक्वल टू आर बाई जेड। आर अपॉन जेड इज नथिंग बट पावर फैक्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करता हूं एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस की। एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस में क्या क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहला इंपेडेंस इज मिनिमम, दैट इज नथिंग बट जेड इज इक्वल टू आर। मैंने समझाया था कि जेड जो है आर प्लस समथिंग हो रहा था, राइट, आर प्लस जीटा एल माइनस जीटा सी, या तो जीटा सी माइनस जीटा एल, कुछ भी हो सकता था, आर प्लस हो रहा था। अब वो क्वांटिटी जो हट गई, जीटा एल माइनस जीटा सी या तो जीटा सी माइनस जीटा एल जो हट गया, तो जेड क्या हो जाएगा हमारा, जेड हो जाएगा मिनिमम, दैट इज नथिंग बट जेड इज इक्वल टू आर। अब नेक्स्ट देखिए तो करंट इज मैक्सिमम, ये भी समझाया कि क्यों करंट मैक्सिमम होता है, I इज इक्वल टू वी बाई जेड है। तो अगर जेड मिनिमम होगा तो करंट क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम हो जाएगा। पावर फैक्टर इज यूनिटी, पावर फैक्टर क्या था, पावर फैक्टर था cos phi, cos phi विल बी इक्वल टू आर बाई जेड। इफ R is equal to Z, so cos phi will be equal to 1, right? दोनों क्या होंगे, अगर बराबर होंगे तो cos phi क्या हो जाएगा हमारा 1, that is nothing but power factor is what, unity. Next, voltage and current in same phase. क्यों, क्योंकि अगर zeta L और zeta C होंगे नहीं तो I will be equal to V by Z, Z is nothing but R, तो यानी ये क्या हो जाएगा, V by R जैसा हो जाएगा। अब V by R किस में आता है, ओनली प्योर रेसिस्टिव सर्किट में। अब प्योर रेसिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज जो थे हमारे दोनों क्या होंगे, इन सेम फेज होंगे। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, इन सेम फेज। सेम फेज में होने की वजह से इस सीरीज ऐसे सर्किट एट रेजोनेंस को हम लोग एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये प्योर रेसिस्टिव जैसा बिहेव करता है। ठीक है, उतना याद रखेंगे। क्या क्या, पहले जेड मिनिमम होगा और करंट हमारा मैक्सिमम होगा, फिर पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा, वोल्टेज और करंट जो है सेम फेज में होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें इसको हम लोग एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूजेस क्या क्या है, रेजोनेंस पे एलसीआर सर्किट के क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहला फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग। फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग क्या है, एलसीआर सर्किट यूज्ड टू ट्यून स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज। मतलब अब मान लो कि कोई चीज का वोल्टेज सेट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। ठीक है, तो बराबर उतनी फ्रीक्वेंसी कितने वोल्टेज पे सेट होगी, तो वहां पे सेट करने के लिए हमें ये काम आएगा रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन पे फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, मैच होगी। फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो जाएगी तो वहां पे हमें ये काम आएगा, मेकिंग देम crucial components in the radio tuning circuits and signal filtering applications. Next वही दिया है, signal applications and filtering। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे कि जो हमें चाहिए वो रख के बाकी के क्या कर देंगे हम लोग, फिल्टर कर देंगे। तो resonance in LCR circuit allows for the amplification of specific frequencies and the filtering of unwanted frequencies। unwanted frequency को हम लोग क्या कर देंगे, निकाल देंगे। रेजोनेंस पे जो फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए थी अगर वो मिल जाएगी तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रख लेंगे और उसको यूज करेंगे। ठीक है, मेकिंग देम वैल्यूएबल इन एम्पलीफायर्स, ऑसिलेटर्स में या तो सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पावर फैक्टर की बात करें, पावर फैक्टर करेक्शन। पावर फैक्टर क्या था, पावर फैक्टर जो है cos phi इज इक्वल टू आर बाई जेड, राइट। तो आर बाई जेड यूनिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, आर बाई जेड
Z जो है R से ज्यादा ही होगा, या तो R के बराबर होता है, मिनिमम इज R के बराबर, या तो R से ज्यादा होगा। मतलब क्वांटिटी ऊपर जो है यानी R बाई जेड अगर बात करूं मैं, तो R कम या तो बराबर हो सकता है, R ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब cos फाई की जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 1, ठीक है, उससे कम भी हो सकती है। अगर उससे कम हुई तो इसकी वैल्यू हम लोगों को मैक्सिमम करने के लिए यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए भी काम आ सकता है, ठीक है। एलसीआर सर्किट्स आर एम्प्लॉयड इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर पावर फैक्टर करेक्शन इन एसी सर्किट्स हेल्पिंग टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी। एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यानी पावर फैक्टर अगर बढ़ाएंगे तो स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके लिए भी ये क्या करता है, काम में आता है, ठीक है। ये रेजोनेंस के 3 अलग अलग यूजेस थे रेजोनेंस में एलसीआर सर्किट को रखने के, ठीक है। नेक्स्ट, पावर इन एसी सर्किट क्या क्या है, पावर डिसिपेटेड इन एसी सर्किट इज गिवन बाय P एवरेज इज इक्वल टू VRMS into IRMS। देखो सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पावर का फॉर्मूला क्या था, V into I। अब इधर पे एक एक्स्ट्रा टर्म यूज किया हम लोगों ने cos फाई, क्योंकि पावर फैक्टर भी एक एक्स्ट्रा रोल प्ले करता है इधर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एवरेज पावर विल बी इक्वल टू VRMS into IRMS into cos फाई। अगर हम लोग बात करें प्योर रेसिस्टिव सर्किट की, प्योर रेसिस्टिव सर्किट में क्या होगा, फाई जीरो, क्यों, क्योंकि दोनों सेम फेज में है। सेम फेज में होने का मतलब cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos जीरो इज नथिंग बट 1, तो P एवरेज विल बी इक्वल टू VRMS into IRMS। अब अगर मैं बात करूं किसकी, प्योर इंडक्टिव, या देखो यहाँ पे दिया हुआ है पावर डिसिपेटेड इज मैक्सिमम इन केस ऑफ प्योर रेसिस्टिव। अच्छा, अब देखते हैं इन केस ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट, फाई क्या होगा, 90 डिग्री आगे होगा करंट, या तो 90 डिग्री पीछे होगा करंट, सिंपल। तो फाई विल बी 90। अगर फाई 90 हुआ, cos 90 क्या है, cos 90 इज जीरो। cos 90 क्या है हमारा, cos 90 इज जीरो। अगर cos 90 जीरो हुआ तो समथिंग इनटू जीरो विल बी जीरो, तो एवरेज पावर क्या आ जाएगा हमारा, जीरो। अब इस पावर को एसी करंट पासिंग थ्रू अ प्योर इंडक्टिव या तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। वहां पे जाने वाला करंट जो है, यानी अगर पावर ही नहीं होगा तो वहां पे जाने वाला करंट हम लोग उसको क्या कहेंगे, वॉटलेस करंट। क्योंकि बिकॉज नो पावर डिसिपेटेड इन दीज एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स में पावर का डिसिपेशन नहीं होगा, इसीलिए वहां पे जो पास होगा वो करंट को हम लोग कहेंगे वॉटलेस करंट, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, सिंपल। तो प्योर रेसिस्टिव में पावर जो है मैक्सिमम होगा, प्योर इंडक्टिव या कैपेसिटेंस में पावर विल बी जीरो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हाँ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलो। A series of LCR circuit is connected to a variable frequency of 230 volt source, ठीक है। वोल्टेज कितना है, 230 वोल्ट। L इज इक्वल टू 5 हेनरी और 80 माइक्रोफैराड। C इज इक्वल टू कितना है, 80 माइक्रोफैराड और R इज इक्वल टू 40 ओम। चलो भाई ठीक है। अब क्या दिया हुआ, डिटरमाइन अ सोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस, ठीक है। तो F नॉट निकालना है, F नॉट इज नथिंग बट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, राइट, 2 पाई root of LC. So F naught will be equal to 1 divided by 2 pi is 6.28 into root of LC. 5 into 80 400, तो ये हो जाएगा 400 into 10 to the power minus 6, ठीक है। तो अब ये दो जीरो अगर कैंसिल करें तो बचेगा 10 power minus 4। तो अब F naught will be equal to 1 divided by 6.28 into 4 का रूट हो जाएगा 2, तो 10 power minus 4 रूट से अगर बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 10 power minus 2। 10 power minus 2 को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 100, तो F naught will be equal to 100 divided by 6.28 into 2 is 12.56, ठीक है। तो चेक करते हैं 12.56 क्या होगा ना, 100 by 12.56 will be 7 point something आएगा, राइट। 100 divided by 12.56 7.96, ठीक है। तो F naught will be equal to 7.96 हर्ट्ज, ठीक है। ये आ गया हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बी सब क्वेश्चन उसमें, ऑब्टेन द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब इंपेडेंस Z चाहिए और करंट चाहिए। अब एट रेजोनेंस मैंने कहा था कि एट रेजोनेंस अगर मैं बात करूं, रेजोनेंस पे Z विल बी इक्वल टू R हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट हाउ मच, कितने ओम है, R इज हाउ मच, 40 ओम। तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, Z की वैल्यू आ जाएगी 40 ओम, ठीक है। और I विल बी इक्वल टू V बाई Z, सिंपल। So I is equal to V था 230 divided by Z है हमारा 40, तो 0 से 0 जाएगा। 23 by 4 will be 4 5 are 20 point 4 7 are 28, फिर 2 बचेगा 4 5 are 20, तो ये आ जाएगा 5.75 एम्पियर। इतना करंट हमारा पास होगा ड्यूरिंग रेजोनेंस, ठीक है। तो पार्ट सी देखते हैं इसका, डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट so that the potential drop across the LC combination is 0। मतलब VL minus VC क्या है, 0 है, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी,
हमें पता है वी आर इज आई इंटू आर, सिंपल. सो वी आर विल बी, आई कितना था 5.75 मिला है, इंटू आर, आर वॉज 40. जब इसको सॉल्व करेंगे वी आर विल बी इक्वल टू, क्योंकि अभी हम लोगों ने सॉल्व किया तो आएगा हमें 230 वोल्ट. ये आ गया हमारा वी आर. ठीक है, ओके. अब देखो सिंपल थिंग, अगर वी आर ये है तो बाकी का जो पोटेंशियल, देखो सिंपल, अगर मैं एलसीआर सर्किट में देखूं, नॉर्मली अगर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो एलसीआर सर्किट में जो टोटल वी है वो तीनों में डिवाइड हुआ है, वी आर, वी एल एंड वी सी. तो वी अगर वी आर के बराबर हो जाएगा, यानी 230 वी आर भी है, 230 वी भी है, अगर दोनों बराबर हुए तो इन दोनों के पास कोई पोटेंशियल है ही नहीं. तो मतलब इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो जीरो हो जाएगा. पोटेंशियल तो है बट उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी जीरो. चेक करते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसी को हम लोगों को प्रूफ करना था उधर. ठीक है, देखते हैं. तो वी एल और वी सी निकालने से पहले जीटा एल और जीटा सी निकालना है. What will be zeta L? Zeta L is 2 pi FL. So zeta L is equal to 2 pi 6.28 into F कितना आया था हमें? F आया 79 point something, right? 7.96. 7.96 into L was 5 Henry. So zeta L is equal to कितना आएगा ये? चेक कर लेते हैं. 6.28 into 7.96 into 5, that will be 249, 249.94. ठीक है, ये आ गया हमारा जीटा एल. ओके, अब बात करते हैं जीटा सी की. जीटा सी कितना आएगा? जीटा सी विल बी 1/2 पाई एफ सी. ठीक है, तो जीटा सी क्या हो जाएगा हमारा? जीटा सी इज 1/6.28 into 7.96 into C कितना था? C was 80 into 10 power minus 6. ठीक है, तो पहले डिवाइड कर 6.28 into 7.96 हो गया, 7.96 into 80, तो ये हो जाएगा 3999. तो 10 पावर minus 6 अगर ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 10 पावर plus 6 डिवाइड बाई 3999, यानी इसको मैं 4000 भी कह सकता हूँ. चलो देखते हैं. तो जीटा सी विल बी इक्वल टू 10 पावर 6, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 4000 कर लूँ, 4000 नहीं 3999 कर चलो, 3999. तो ये क्या आया? 0.1 आया था, राइट. वही 249 पॉइंट, इसका भी अप्रोक्सीमेटली 250 हो जाएगा, इसका भी अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? यही लिख लेता हूँ 250. ठीक है, जीटा सी और जीटा एल क्या है? बराबर है. तो व्हाट विल बी वी एल एंड वी सी? वी एल विल बी इक्वल टू आई इंटू जीटा सी एंड वी सी, सॉरी, आई इज वी एल इज इक्वल टू आई इंटू जीटा एल एंड वी सी इज इक्वल टू आई इंटू जीटा सी एज वी एल इज इक्वल टू वी सी. ठीक है, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जीटा सी और जीटा एल क्या है? बराबर है, और दोनों में करंट भी क्या है? करंट भी बराबर है, क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में रहेंगे तो करंट क्या होगा? सेम. तो VL और VC बराबर होंगे, तो देयरफॉर VL माइनस VC विल बी इक्वल टू 0. VL माइनस VC क्या हो जाएगा? 0. तो हम लोगों ने LC कॉम्बिनेशन 0 है प्रूफ कर दिया. ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस LC इज 0. तो पूरा पोटेंशियल किसके पास जा रहा है? रेसिस्टर के पास. इसीलिए उसको इसीलिए रेजोनेंस में क्या होगा? सिर्फ रेसिस्टर, ओनली रेसिस्टर की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. A series combination of resistor R and a capacitor C is connected to an AC source of angular frequency omega. Initially क्या है? दो चीजें, R और C, उनकी angular frequency है omega. Keeping the voltage same, voltage same है. If the frequency is changed to omega by 3, frequency को omega by 3 कर दिया, the current becomes half of the original current. Initially मान लीजिए कि करंट I था. ठीक है, initially करंट क्या था हमारा? करंट था I. चलो भाई, करंट है I इज इक्वल टू V बाई Z, राइट. Z क्या होगा? R और C का रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस जीटा C स्क्वायर. यही होगा, क्योंकि जीटा L नहीं है, राइट. अगर दो ही होंगे तो सिर्फ 2 होगा, प्लस सिंपल ऐड कर लेंगे हम लोग. ओके, इनिशियली ये था. तो इधर जो फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा थी, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया ओमेगा बाई 3, अच्छा दो, अब ओमेगा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जीटा C. तो यहां से मैं लिख सकता हूं I विल बी इक्वल टू V बाई रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस जीटा C को 1 बाई ओमेगा C लिख सकता हूं, राइट. तो 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर. चलो लिख लेता हूं इधर, या तो इधर साइड में लिख लेता हूं. चलो जीटा C इज 1 बाई ओमेगा C.
ये बाद में देखते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट बार इसने क्या कहा कि करंट आधा हो गया कब, जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई 3 किया, यानी I बाई 2 विल बी इक्वल टू, पोटेंशियल को सेम रखा है, देखो वोल्टेज इज सेम, V सेम है, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस जीटा सी। अब नया जीटा सी क्या आएगा, जीटा सी डैश यहां से निकाल लेता हूं मैं, जीटा सी डैश विल बी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा बाई 3, तो ये 3 बाई ओमेगा सी हो जाएगा। तो 3 बाई ओमेगा सी मतलब, तो इसको जीटा सी डैश को मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ जीटा सी, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 टाइम्स ऑफ जीटा सी, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 3 जीटा सी द होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आई क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, 2v विल बी इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 3 जीटा सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 जीटा सी स्क्वायर। ठीक है, अब इधर भी आई है, इधर भी आई है, तो दोनों को इक्वेट करते हैं, पूछ रहा क्या है देखते हैं। देन द रेशियो ऑफ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, मतलब जीटा सी बाई आर की वैल्यू पूछ रहा है, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, मिल जाएगी, देखते हैं। I1 इज इक्वल टू I2, राइट, तो ये क्या था, V डिवाइड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जीटा सी स्क्वायर इज इक्वल टू V डिवाइड बाई 2V डिवाइड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 9 जीटा सी स्क्वायर, यही था। हाँ सही है, चलो देखते हैं। अब V से V चला जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 9 जीटा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जीटा सी स्क्वायर। ठीक है, अब चलो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस 9 जीटा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू आर स्क्वायर प्लस जीटा सी का होल स्क्वायर, सॉरी जीटा सी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे रख लेता हूँ आर स्क्वायर प्लस 9 जीटा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू आर स्क्वायर, 4 आर स्क्वायर प्लस 4 जीटा सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर देखूं तो जीटा सी को इधर, इसको इधर भेज लेता हूँ, आर को उधर भेज लेता हूँ, जीटा सी को इधर, तो ये हो जाएगा 9 जीटा सी स्क्वायर माइनस 4 जीटा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर, ये आर इधर जाएगा तो माइनस आर स्क्वायर, तो 9 जीटा सी स्क्वायर माइनस 4 जीटा सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 जीटा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर देखूं तो चलो, तो ये क्या हो जाएगा, जीटा सी डिवाइड बाई आर का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3/5, कितना हो जाएगा 3/5, तो जीटा सी बाई आर क्या हो जाएगा हमारा, रूट ऑफ 3/5, तो ये हो जाएगा हमारा रेशियो ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस। ठीक है, इजी, हम लोगों ने क्या किया, पहले इसका करंट निकाला और चेंज होने के बाद इसका करंट निकाला, तो दोनों के करंट को हम लोगों ने इक्वेट कर दिया, या तो आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्टली V को इक्वेट कर सकते थे। ठीक है, V इज इक्वल टू I इंटू Z, राइट, तो V को भी इक्वेट कर सकते थे क्योंकि पोटेंशियल क्या था, सेम था, तो वैसे भी आपको सेम आंसर ही आना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस, क्या निकालना है, फाई की वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इन द सीरीज LCR सर्किट एज शोन इन द बिलो, व्हिच वन लीड्स द फेज करंट और वोल्टेज। अच्छा देखो, ये L दिया हुआ, मैं लिख लेता हूं इधर, L कितना है 100 मिली हेनरी, C है 2 माइक्रोफैराड और R है 400 ओम, और V है V नॉट साइन 1000 t प्लस 5। ठीक है, ये सब गिवन है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि कौन सा लीड कर रहा है और हम लोगों को फेज डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो लीड या लैग करने से पहले हम लोग जीटा एल और जीटा सी निकाल लेते हैं। तो अगर जीटा एल बड़ा हुआ तो लैग करेगा करंट, ठीक है, करंट लैग करेगा और वोल्टेज लीड करेगा। अगर जीटा सी बड़ा हुआ तो करंट लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगा। देखते हैं जीटा एल क्या होगा, जीटा एल इज 2 पाई एफ एल, या तो ओमेगा एल, या तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा एल लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि ओमेगा इधर है, तो ये क्या होगा, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, राइट, तो ये ओमेगा क्या हो जाएगा 1000, यहाँ से जीटा एल इज इक्वल टू 1000 इंटू व्हाट इज एल, एल इज 100 इंटू 10 पावर माइनस 3, 100 इंटू 10 पावर माइनस 3, तो 1 2 0 से 10 पावर माइनस 3 चला जाएगा 3 0 से, तो जीटा एल विल बी 100 ओम। ओके, चलो भाई जीटा सी देख लेते हैं, व्हाट इज जीटा सी, जीटा सी इज 1/2 पाई एफ सी, सॉरी 1 ओमेगा सी, सिंपल 1 ओमेगा सी, तो जीटा सी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ओमेगा इज 1000 इंटू सी कितना है, सी है 2 माइक्रोफैराड, यानी 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, तो 1 2 3 0 से 10 पावर माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 पावर माइनस 3 अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 पावर प्लस 3 1000,
डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा ये हो जाएगा 500, जीटा सी इज 500 ओम। तो कौन सा बड़ा है, जीटा सी या जीटा एल? यहां से हमें पता चल रहा है कि जीटा सी इज ग्रेटर देन जीटा एल, जीटा सी इज ग्रेटर देन जीटा एल, देयरफॉर करंट लीड्स द वोल्टेज। अब कितने एंगल से लीड होगा वो हमें पता करना है, क्योंकि जीटा सी बड़ा था तो लीड कर रहा है, वो तो पक्का हो गया कि विच वन विल लीड, करंट विल लीड हियर। ओके, अब कितने एंगल से वो निकालना है। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, tan फाई विल बी इक्वल टू जीटा सी माइनस जीटा एल बाई आर। बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, सिंपल हमेशा। सो tan फाई, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, tan फाई इज इक्वल टू जीटा एल, जीटा सी कितना था 500 माइनस जीटा एल वाज 100 डिवाइड बाय आर, कितना है, आर है हमारा 400। चलो, तो आर है 400, तो tan फाई विल बी इक्वल टू 400 बाई 400, 400 बाई 400 क्या हो जाएगा 1। tan फाई 1 कब आएगा, जब फाई विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री एंगल पे जो है हमारा ये tan फाई कितना होगा 1 होगा। तो कितने एंगल से लीड कर रहा है करंट हमारा, बाई पाई बाई 4, यानी 45 डिग्री, कितने से 45 डिग्री से लीड कर रहा है। ठीक है, डन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज E is equal to E naught sin omega t is applied to the circuit containing a resistor R connected in series with a black box। एक ब्लैक बॉक्स के साथ उसको हम लोगों ने कनेक्ट किया है। ठीक है, द करंट इन द सर्किट is found to be I is equal to I naught sin omega t plus pi by 4। कितना एंगल से आ गया है, pi by 4 से आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द एलिमेंट इन द ब्लैक बॉक्स इज कैपेसिटर और इंडक्टर। अभी इस ब्लैक बॉक्स के अंदर हम लोगों ने कैपेसिटर रखा है या इंडक्टर रखा है, ये हम लोगों को पता करना है। तो सबसे पहले, अब अगर कैपेसिटर होगा तो क्या होगा, कैपेसिटर होने की वजह से 90 डिग्री आगे यानी लीड करेगा, कैपेसिटर होने से करंट क्या करेगा, लीड करेगा, और इंडक्टर होगा तो करंट क्या करेगा, लैग करेगा। अब अगर इधर देखूं मैं, प्लस है, प्लस होने का मतलब क्या है, प्लस होने का मतलब है कि लीड कर रहा है। लीड करने का मतलब यहाँ क्या होगा, आंसर विल बी कैपेसिटर। क्या है ये, कैपेसिटर है। ठीक है, डन। ओके, ड्रॉ द करेस्पॉन्डिंग फेजर डायग्राम, इसका फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करना है, एंड फाइंड द इंपेडेंस इन द टर्म्स ऑफ आर। अच्छा, अब फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसका, यहाँ पे हमारा आई होगा और यहाँ पे हमारा वीसी, तो इसका फेजर डायग्राम कितना आएगा, एंगल कितना है हमारा पाई बाई 4 है, एंगल कितना है पाई बाई 4। तो यहाँ से हम लोग पहले जीटा सी निकाल लेते हैं, क्योंकि इंपेडेंस के लिए हमें जीटा सी और आर दोनों चाहिए होंगे। तो tan फाई विल बी इक्वल टू जीटा सी बाई आर। तो tan पाई बाई 4 यानी tan 45 कितना होगा, 1 इज इक्वल टू जीटा सी बाई आर। तो देयरफॉर जीटा सी विल बी इक्वल टू हाउ मच, आर। जीटा सी भी आर के बराबर ही होगा। वाओ नाइस। तो z की अगर बात करूं तो z विल बी इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जीटा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो z इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, अच्छा इन टर्म्स ऑफ आर चाहिए मुझे, तो जीटा सी को चेंज कर लेता हूँ, जीटा सी विल बी नथिंग बट आर स्क्वायर। तो z विल बी इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये होगा 2 आर स्क्वायर। तो एक स्क्वायर से रूट अगर कैंसिल होंगे तो z विल बी इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, डन। कितना इंपेडेंस होगा उसमें, रूट 2 टाइम्स ऑफ आर। तो इसी क्वेश्चन के साथ आप लोगों का ये लेक्चर क्या होता है, खत्म। इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एलसीआर सर्किट पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा और कुछ क्वेश्चन उसके बेस पे किए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर के बारे में कंप्लीटली। तब तक के लिए डाउनलोड कीजिए नोट्स आप और पढ़ते रहिए। बाय बाय।